गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी का जो थर्ड चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बिहाफ पर हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बताए। एंड हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को हमने आयनिक एंड कोवेलेंट कहा, क्योंकि इनका नेचर ऐसा था। इनको आयनिक एंड कोवेलेंट इनके नेचर के बिहाफ पे कहा गया कि जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस थे वो आयनिक नेचर के थे और जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस थे वो कोवेलेंट नेचर के थे। वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बिहाफ पर हमने समझाया कि भाई जो आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं एंड जो कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसको हम इस रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का बनना यानी कि इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, या ये कह लीजिए कि एक्चुअली में जिन डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत हम अच्छे से जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है कक्षकों का अतिव्यापन, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जहाँ डी कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वहाँ हमारे को कोवेलेंट कैरेक्टर मिलेगा, और जहाँ ये नहीं कर पा रहे हैं वो हमें आयनिक नेचर के मिलेंगे। तो इस बिहाफ पे भी हम इनको आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्सेस की आयनिक एंड कोवेलेंट नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। अभी तक हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अकर्स व्हेन डी ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विद लिगैंड्स। हमें पता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें कब मिलती है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल निकल +2 कॉम्प्लेक्सेस। निकल +2 हमें पता है ये एक D8 सिस्टम है, 8 इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो हमें ये पता है कि निकल के जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर ऑल पैरामैग्नेटिक। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल +2 आयन एंड sp3 हाइब्रिड टेट्राहेड्रल NiCl4 2- as shown below. In this diagram you can see कि जो फ्री आयन है उसके अंदर D8 इलेक्ट्रॉन में जो d ऑर्बिटल्स है उसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चूँकि d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इसलिए इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, और आगे के 4s एंड 4p3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं, और इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो हमारा Cl लिगेंड है Cl- ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके इसके साथ में एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि अभी भी पैरामैग्नेटिक है। इसी तरीके से अगर हम इनकी बात करते हैं कि इनका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ ना होकर के आउटर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे, तो वो भी हमारे पैरामैग्नेटिक होंगे। However, planar complexes of nickel 2, for example NiCN4 2- are diamagnetic. Their electronic configuration with 3d 4s 4p2 hybrid orbitals is as shown below. In this diagram you can see कि ये जो हमारा जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे फ्री आयन के अंदर वो पेयर अप हो गए और एक d ऑर्बिटल खाली हमें मिल गया। वो खाली d ऑर्बिटल 4s एंड 2 4p ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और हमारे को 4 नए dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देते हैं, जिनमें साइनाइड लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं निकल के केस में जहाँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है लाइक क्लोरो लिगेंड के साथ में, वहाँ हमारे को पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, और जहाँ हमारे को प्लेनर ज्योमेट्री मिल रही है वहाँ हमारे को डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, क्योंकि प्लेनर ज्योमेट्री के लिए इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है और उसके अंदर हमारे को पेयरिंग हो रही है। अब हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ पैरामैग्नेटिक NiCl4 2- एंड डायमैग्नेटिक NiCN4 2- विद द हेल्प ऑफ VBT। तो इस हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम इन कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है जिसके अंदर जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जो डायमैग्नेटिक है उसके अंदर डी ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए हैं। इट मीन्स एक डी ऑर्बिटल खाली हो गया है, तो वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होकर के हमें प्लेनर ज्योमेट्री दे रहा है।
In the case of tetrahedral complex NiCO4 nickel tetracarbonyl, in which a nickel atom is in zero oxidation state with 3d10 electronic configuration, the 4 pairs of electron from ligands occupy the 4s 4p3 hybrid orbitals. यहाँ हम देखते हैं कि निकल जो है वो हमारा ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ज़ीरो ऑक्सीडेशन में स्टेट में होने की वजह से इसके पास में अगेन फ्री एटम के केस में तो हम देख रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक, लेकिन निकल टेट्राकार्बोनाइल हमारा डायमैग्नेटिक होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये कहते हैं कि 4s कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकल के d कक्षक में चले गए जहाँ ये पेयर अप हो गए और हमारा s कक्षक 4s कक्षक खाली हो गया अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन करता है p ऑर्बिटल्स के साथ में और देता है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनके अंदर कार्बोनिल लिगैंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके और एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रश्न ये आता है कि ज़ीरो वैलेंट या लो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं, तो इतना नेगेटिव चार्ज एक मेटल के ऊपर कैसे इकट्ठा हो सकता है। In that case, Pauling suggested that this accumulated charge will be redistributed on ligand atoms through pi bonding from the filled dxy, dyz and dxz orbitals of the metal atom into the relatively low energy pi star antibonding orbitals of the carbon monoxide molecule. सो पाउलिंग का ये सजेशन था कि इस ऐसी सिचुएशन में ये जो चार्ज सेंट्रल मेटल के ऊपर इकट्ठा हुआ है ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप, अभी हम कार्बोनिल की बात कर रहे हैं, ऐसा और लिगेंड्स के साथ भी होगा, उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्यों हो रहे हैं? पहली चीज़, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेसिस के बिहाफ पर अगर हम वो मॉलिक्यूलर डायग्राम इसका रिकॉल करते हैं तो आप ये देखिए कि पाई ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनकी शेप इस तरीके की होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर 2 डिफरेंट नोड्स इस तरीके की होती है अगर हम इसको पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ देखें। नाउ कंपेयर दिस विद डी ऑर्बिटल्स, जो एक्स वाई वाई जेड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी ज्योमेट्री से या सिमेट्री से आप इसको देखिए, उनके अंदर भी हम लोब्स देखते हैं कि एक साइड में एक ऊपर वाली प्लस है, नीचे वाली माइनस है। तो हम ये देखते हैं यहाँ इनकी सिमेट्री मैच कर रही है। जब ये सिमेट्री मैच करती है, जब सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ईजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यही केस होता है कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस के केस में, जब ट्रांजिशन मेटल के साथ में ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं कार्बोनिल लिगेंड के साथ में। तो कार्बोनिल लिगेंड के जो मेटल के भरे हुए डी कक्षकों से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, और इस तरीके से मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफ़र होती है। अगेन इस बैक बॉन्डिंग के थ्रू आप देख रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बन रही है, पाई बॉन्डिंग वाली सिचुएशन हमारे को यहाँ पे बन रही है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड था फर्स्ट, जो इसने कार्बन मोनोऑक्साइड ने अपना लॉन पेयर देके बनाया था, उस बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना रही है ये बैक बॉन्डिंग, और इस तरीके से हमारे को ज़ीरो वैलेंट या लो वैलेंट स्टेट के अंदर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस को वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बिहाफ पर एक्सप्लेन किया, लेकिन इसकी बहुत सी कमियां भी रही। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी कि हमने ये सारी ज्योमेट्रीज तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली, इसने टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और हाई स्पिन, लो स्पिन, ये सब चीज़ें हमने वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन की, लेकिन ये इनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर जाता है और उस वक्त वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो हमारे को स्पेक्ट्रा मिलता है। ट्रांजिशन में एलिमेंट्स सब कलर्ड होते हैं, ये तो हमें पता है, यानी कि वो विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसके अलावा हायर एनर्जी रेडिएशन भी ये एब्जॉर्ब करते हैं। उन स्पेक्ट्रा को जब हमने देखा, अभी जो भी डिस्क्रिप्शन हमने हाइब्रिडाइजेशन वाली कंसेप्ट ली, इसमें कहीं भी हमारे को 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वाली बात नहीं हो रही है। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड,
It was also unable to explain the reasons for the kinetic inertness of the chromium third and low spin cobalt third octahedral complexes. इनके इस नेचर को ये नहीं समझा पाई. The concept of inner and outer orbital complex is also misleading because the energy of the 4d orbitals is much higher than the 3d orbitals. हम हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, मिक्स होते हैं, अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यहाँ हमने क्या कहा कि 4d ऑर्बिटल्स, तो 4d ऑर्बिटल्स बहुत हायर एनर्जी के हैं 3d ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में. तो जहाँ एक तरफ हम हाइब्रिडेशन की बात करते हैं कि 3d 4s 4p, वहाँ पे हम कहते हैं कि नहीं किसी किसी जगह पे ये 4s 4p एंड 4d भी इन्वॉल्व हो जाएगा. तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत है. तो इस एनर्जी डिफरेंस को ये नहीं समझा पाया कि किस तरीके से ये कभी तो इनर ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं और कभी आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो रहे हैं. एक ही मेटल आयन है और डिफरेंट उसके साथ में. Again, this theory could not explain why some ligands like water and fluoride ion form high spin complexes. हमने जैसे अभी निकल के केस में भी बात की, या आयरन का एग्जांपल हमने लिया था. आयरन जो कि आयरन प्लस थी जो कि +5 ऑक्सीडेशन D5 कॉन्फ़िगरेशन है. D5 कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि कभी वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है किसी लिगेंड के साथ में, तो किसी के साथ में वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है. तो ये तो हमने उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी उसके बिहाफ पे ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई साइनाइड आयन के साथ में ये अंदर पेयर अप हो गए और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है. सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आउटर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं. बट ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों फ्लोराइड या वाटर एंड साइनाइड आयन ये डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं एक ही मेटल आयन के साथ में? इस चीज़ को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आंसर नहीं कर पाई और इन ग्राउंड्स के ऊपर ये थ्योरी फेल हुई. अगेन अब इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए नेक्स्ट थ्योरी हमारी आई, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.